देयर इज समथिंग वेरी वियर्ड अबाउट आईटीसी। एक साइड पे ये इंडियन कंपनी 80% ऑफ द लीगल सिगरेट्स बनाती है, तो दूसरी तरफ ये कंपनी सेम घर का आटा भी बनाती है, बच्चों की नोटबुक्स भी बनाती है और यहाँ तक कि पूजा की अगरबत्ती भी बनाती है। तो सवाल सिंपल है, कैसे एक सिगरेट कंपनी ने 140 करोड़ इंडियंस को ये कन्विंस कर दिया कि उनके घर का खाना, उनके घर का राशन वो बना सकती है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्निक या मार्केटिंग गिमिक था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये इंडिया की बिजनेस हिस्ट्री का सबसे कैलकुलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन है। और सबसे क्रेजी पार्ट तो ये है कि जो लॉ सिगरेट बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था, वही आईटीसी का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज बन गया। आज मैं आपको ये 3 चीजें समझाने वाला हूँ कि कैसे रेगुलेशन ने आईटीसी को वीक नहीं किया बल्कि उसे और स्ट्रॉन्ग बना दिया, कैसे लोग सिगरेट कंपनी पे ट्रस्ट करने लग गए अपने डेली एसेंशियल घर के हाउस होल्ड चीजों के लिए। और आज आईटीसी एग्जैक्टली है क्या ये एक एफएमसीजी कंपनी है, क्या ये सिगरेट कंपनी है, या एग्जैक्टली है क्या? लेकिन ये सब समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अर्ली 2000s में आईटीसी किंग था सिगरेट मार्केट का। उनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा थे, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कोई मीट नहीं कर पाता था और कंपटीशन कहीं पे स्टैंड ही नहीं करता था। एज सच इंडिया में कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं थी, लेकिन जो फाउंडर्स थे उनको रियलाइज हो गया कि वर्ल्ड में टोबैको को डिस्करेज किया जा रहा है, उसके मार्केट को नैरो किया जा रहा है। तो क्योंकि बहुत सिंपल सिग्नल था यार, साइंस क्लियर था कि अगर सिगरेट पियोगे तो तुम्हारी डेथ होगी, तुम्हें कैंसर हो सकता है। और इंडिया भी इस चीज को कब तक ही इग्नोर करता। तो जो फाउंडर्स थे उनको पता था कि यार इवेंचुअली आज नहीं तो कल इंडिया में रेगुलेशंस आने ही वाले हैं। और जब ये बात चल रही थी तब आईटीसी का 90% ऑफ द प्रॉफिट सिर्फ सिगरेट बेच के आता था। ये पूरी कंपनी सिर्फ एक पिलर पे खड़ी हुई थी। एंड व्हेनेवर अ कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन वन सिंगुलर प्रोडक्ट, कंपनी बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है, वॉलेटाइल होने के चांसेस होते हैं। तभी लीडरशिप ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया कि उनको आगे डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जो मेजर शेयर होल्डर था आईटीसी का, तो वो चाहते थे कि आईटीसी सिर्फ सिगरेट बेचे और ना ही डाइवर्सिफाई करे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि यार अगर ये बाकी सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करेंगे तो जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो लो हो जाएंगे और ये जो अभी इन्वेस्टमेंट होगा इसका रिजल्ट आने में काफी साल लग जाएंगे। लेकिन जो आईटीसी के चेयरमैन थे उन्होंने थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचा। उन्होंने देखा अगर सिर्फ टोबैको पे डिपेंडेंट रहेंगे तो फ्यूचर में 2 चीजें इनएविटेबली होने ही वाली है। फर्स्ट, रेगुलेशन आएगा तो कंपनी काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगी। सेकंड, टेक ओवर का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन लिया, काफी बोल्ड डिसीजन लिया और सोचा कि सिगरेट बेच के जो भी प्रॉफिट आता है, जो भी कैश आता है, उसको यूज करके वो होटल चेन्स बनाएंगे और एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का खुद का ब्रांड लॉन्च करेंगे। शॉर्ट टर्म में काफी पेनफुल था क्योंकि कैश बर्न बहुत ज्यादा होता था, लेकिन आज लॉन्ग टर्म में यही उनका सबसे बड़ा एसेट, लॉन्ग टर्म शील्ड बना है। फिर जब आईटीसी एफएमसीजी गुड्स बनाने लग गई तब उनका नैरेटिव थोड़ा चेंज होने लग गया। उनको लोग जस्ट एज अ टोबैको कंपनी की जगह ऐसे देखने लग गए, दिस इज अ कंपनी व्हिच इज बिल्डिंग ओन इंडियन ब्रांड्स। जहां अभी तक मोस्ट ऑफ द गुड्स इंपोर्ट हो रहे थे, आईटीसी ने इनिशिएटिव लिया था खुद अपना लोकल ब्रांड बनाने का, पैन इंडिया ब्रांड बनाने का। फिर 2003 में फाइनली जो आईटीसी का नाइटमेयर था वो रियलिटी बन गया। गवर्नमेंट ने कोटपा पास कर दिया। 3 ब्रूटल रिस्ट्रिक्शंस लग गई। फर्स्ट, कि कोई भी सिगरेट ब्रांड को एडवर्टाइज नहीं किया जा सकता, भले वो न्यूज़पेपर हो, मैगजीन्स हो, कुछ भी हो। सेकंड, पब्लिक स्मोकिंग पर रिस्ट्रिक्शन लग गई और उस पर फाइन और पेनल्टी लग गई। थर्ड, पैकेट की 85% कवरिंग पे वार्निंग होनी चाहिए कि कैसे लोग उससे मर रहे हैं और वो प्रोडक्ट कितना हार्मफुल है। अगर ये कोई भी नॉर्मल कंपनी होती तो कंपनी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि अब तुम एड्स नहीं चला सकते, टैक्स हाई हो गया और तुम्हारा खुद की मार्केटिंग ही प्रोडक्ट की बेइज्जती कर रहा है, नेगेटिव मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। कोटपा ने आईटीसी को वीक नहीं किया बल्कि उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना दिया। एक्सप्लेन करता हूं कैसे। तो सबसे पहली चीज ये समझो कि कोटपा ने एग्जैक्टली ऐसा किया क्या। फर्स्ट, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बैन कर दिया, लेकिन इससे आईटीसी को फर्क पड़ा कि नहीं? आंसर है कि नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि उनके जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स थे, जो रेगुलर स्मोकर्स थे, उन लोगों को कभी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अमॉन्ग द मार्केट आईटीसी का जो ब्रांड था वो सबसे ज्यादा वेल नोन था और सबसे ज्यादा डेवलप्ड था। जो यूजुअल स्मोकर्स थे उनको कभी मार्केट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि यार आईटीसी की सिगरेट पियो, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं का था। और जब एडवर्टाइजमेंट करना बैन हो गया, उसका ये मतलब था कि अब कोई भी कंपनी एस्टैब्लिश नहीं हो सकती, या होती भी है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो अपना एड चला नहीं सकती और बिना एड के किसी को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी नहीं। आईटीसी के पास ऑलरेडी 80% ऑफ द मार्केट शेयर था, तो मार्केट फ्रीज होने से उनके लिए बेटर ही हुआ, क्योंकि अब उनको और ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा बाकी ब्रांड से फाइट करने के लिए या अपने प्रोडक्ट को उनसे बेटर दिखाने के लिए। सो बेसिकली जब एड्स बैन हुए, ब्रांड गेम पूरा का पूरा फ्रीज हो गया। आईटीसी के पास डेकेड्स का ब्रांड रिकॉल ऑलरेडी था, तो उनको फर्क नहीं पड़ा। कॉम्पिटिटर्स को एड चाहिए थे ग्रो करने के लिए, अब उनको वो एड्स मिल नहीं रहे थे और आईटीसी को चाहिए ही नहीं थे। और जब मार्केटिंग और ब्रांडिंग का गेम खत्म हो जाता है तो पूरा गेम शिफ्ट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पे। जिसकी सिगरेट शॉप पे होगी उसी की सबसे ज्यादा बेचेगी, क्योंकि यूजुअली एक स्मोकर को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि यार कौन सी सिगरेट में फूक रहा हूँ, उसको इससे मतलब है कि सिगरेट पीनी है। अगर वो दुकान पे जाएगा और उसको आईटीसी की सिगरेट नहीं मिलेगी तो दूसरी फूकेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा कि चलो दूसरी शॉप पे चला जाता और ढूंढने की कौन सी सिगरेट मेरे को अभी पीनी है। और मोस्ट ऑफ द शॉप्स पे आईटीसी की सिगरेट हमेशा अवेलेबल होती थी और बाकी ब्रांड्स की नहीं होती थी। आईटीसी के इसी सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उनको कोई बीट नहीं कर पा रहा था।
किराना स्टोर्स, पान वाला ढाबस, इन सब लोगों का ईयर्स ऑफ ट्रस्ट था आईटीसी जैसी कंपनी पे, तो उन लोगों ने नया डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का सोचा भी नहीं और जो बाकी ब्रांड्स थे उनको प्रमोट नहीं किया। खुद एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। मान लो आप एक राज हो, किराना स्टोर के ओनर हो, 15 साल से आप आईटीसी की सिगरेट्स बेच रहे हो। आपको पता है कि यार जो डिलीवरी होती है वो टाइमली डिलीवरी होती है, जो मार्जिन है वो काफी रिलायबल होते हैं, इसलिए जब कस्टमर आपसे सिगरेट मांगेगा तो आप आईटीसी की ही दोगे। इसी ईयर्स ऑफ ट्रस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ने बना दी आईटीसी की एक मोनोपोली। कोटपा एक्सीडेंटली ऐसे ही आईटीसी का प्रोटेक्टिव शील्ड बन गया। लेकिन सिर्फ सिगरेट्स पे डिपेंडेंट रहना एक स्टुपिडिटी होती है और ये फाउंडर्स को काफी अच्छे से पता था। यहाँ से रियल जीनियस आइडिया स्टार्ट हुआ। तो फाउंडर्स ने सोचा कि अगर हम ऑलरेडी रिटेलर्स के पास जा रहे हैं तो क्यों नहीं उनको अपने और भी प्रोडक्ट्स देने लग जाए। ऑलरेडी ट्रस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एस्टैब्लिश था, इसलिए फिर उन्होंने लॉन्च किए प्रोडक्ट्स लाइक आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, बिंगो। एज अ किराना स्टोर ओनर राज को नहीं पता था कि क्या बिकेगा और क्या नहीं, पर उसे एक चीज पे ट्रस्ट था, वो था आईटीसी कंपनी एज अ ओवरऑल। सो उसने हर चीज के लिए यस बोल दिया। सो ऐसा नहीं था मार्केट बनाना काफी इजी था, पर ये था कि एंट्री गेट्स ऑलरेडी ओपन थे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक प्रॉब्लम भी आने लगी, वो थी ऑपरेशनल चैलेंजेस और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी। ये समझने की कोशिश करो कि सिगरेट का शेल्फ अलग है, आटा का अलग, बिस्किट का अलग। इसी वजह से एक्सपायरी ट्रैकिंग करना मुश्किल हो गया, इन्वेंटरी मैनेजमेंट ढंग से हो नहीं पाता था और सप्लाई चेन का कोऑर्डिनेशन भी टूटने लगा। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ रिटेलर्स का सिस्टम फेल हो गया और आईटीसी का डाइवर्सिफिकेशन कोलैप्स होने लगा। इसी वजह से आईटीसी को एक ऑपरेशनल बैकबोन भी बिल्ड करना पड़ा। ये कोई ग्लैमरस पार्ट नहीं है, बल्कि द बोरिंग टेक्निकल एग्जीक्यूशन हेवी पार्ट है जो कंपनी ने किया, और यही चीज एक्चुअली कंपनीज को डिफरेंशिएट करती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन तो सॉल्व हो गया, लेकिन परसेप्शन का क्या? असली प्रॉब्लम तो परसेप्शन में थी। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक टॉयलेट क्लीनर कंपनी से तुम्हें कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है, जूस पीना है, क्या तुम वो करोगे? क्या तुम्हें उस पर ट्रस्ट होगा? ये सिमिलर है व्हाट आईटीसी ने किया। बीइंग अ सिगरेट कंपनी, उन्होंने बेचा अगरबत्ती, नोटबुक, किताबें और व्हाट नॉट। लोगों के दिमाग में अभी तक ऐसा था कि आईटीसी एक सिगरेट कंपनी है जिसकी वजह से एडिक्शन होता है लोगों को और वो डिजीजेस जैसे कैंसर स्प्रेड करती है। ये परसेप्शन तोड़ना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन इसी चीज को क्रैक करने के लिए उन्होंने इतनी क्रेजी मार्केटिंग की और एकदम मास्टर स्ट्रोक मार दिया। ये परसेप्शन उन्होंने तोड़ा मार्केटिंग करके और एक हाउस ऑफ ब्रांड्स चालू करके। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द ब्रांड स्ट्रेटजी ऑफ हाउस ऑफ ब्रांड्स। सो सबसे पहले ये समझो कि ब्रांड चलाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ब्रांडेड हाउस और एक होता है हाउस ऑफ ब्रांड्स। ब्रांडेड हाउस का क्या मतलब है कि एक कोई बड़ी कंपनी होती है जिसपे सब लोगों को ट्रस्ट होता है और वो बाकी ब्रांड्स अपने नाम से ही खोल लेती है, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स या अडानी की इतनी सारी कंपनीज है। सब लोग एक नाम यूज करते हैं ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए। दूसरी तरफ अप्रोच होती है हाउस ऑफ ब्रांड्स खोलना, जैसे कोको कोला, स्प्राइट, थम्स अप। चलाती सब सेम पेरेंट कंपनी है, लेकिन सारे ब्रांड्स का नाम अलग है। अब हम बात करते हैं किसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ब्रांडेड हाउस मतलब सेम नाम से मल्टीपल कंपनीज चलाने का फायदा ये होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको पता होता है कि यार अगर इसकी पेरेंट कंपनी यानी कि अगर टाटा मोटर्स अच्छी है तो टाटा केमिकल्स या टाटा का कोई और दूसरा प्रोडक्ट भी उतना ही अच्छा होगा। प्लस हाउस ऑफ ब्रांड्स में ये चीज एक्जैक्टली अपोजिट होती है। कई लोग तो जानते भी नहीं है कि इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है कौन। फॉर एग्जांपल हो सकता है तुम में से भी काफी सारे लोग नहीं जानते हो कि जो आशीर्वाद आटा है वो आईटीसी के अंडर ही आता है, या कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट सब सेम ही कंपनी के अंदर आता है। और यही डिसएडवांटेज है हाउस ऑफ ब्रांड्स का। लेकिन इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है। अगर कल को टाटा का नाम खराब हो जाता है, मतलब कोई भी ब्रांडेड हाउस का नाम खराब हो जाता है, फॉर एग्जांपल अडानी का नाम खराब हो जाता है, तो जो इंपैक्ट होगा वो सारी कंपनीज पे आएगा। व्हेयरएज हाउस ऑफ ब्रांड्स में कल को अगर आशीर्वाद आटे को कुछ फर्क पड़ता है या कल को आईटीसी की सिगरेट्स पे इंपैक्ट होता है। व्हेयरएज हाउस ऑफ ब्रांड्स में ईच कंपनी इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है और जो ओवरऑल वॉलिटिलिटी होती है वो काफी कम होती है। फॉर एग्जांपल कल को अगर आशीर्वाद आटे में कुछ कीड़ा मिलता है या उनका नाम खराब हो जाता है तो उससे जो आईटीसी के बाकी प्रोडक्ट्स हैं उन पे इंपैक्ट नहीं आएगा। अब उनकी अगरबत्ती की सेल्स पे इंपैक्ट नहीं आएगा, उनकी नोटबुक की सेल पे इंपैक्ट नहीं आएगा, उनकी सिगरेट्स की सेल पे इंपैक्ट नहीं आएगा। और आईटीसी ने चूज किया हाउस ऑफ ब्रांड्स, और उसका सिंपल रीजन ये था कि आशीर्वाद आटे की अलग आइडेंटिटी बनेगी, क्लासमेट की अलग और सनफीस्ट की अलग। आप एक चीज नोटिस करोगे कि हर ब्रांड अपनी खुद की इमोशनल लैंग्वेज बोलता है। जैसे अगर आप आशीर्वाद आटे के एड्स देखोगे तो यू विल सी होम एंड केयर, व्हेयरएज अगर आप सनफीस्ट के देखोगे तो यू विल सी हैप्पीनेस, और क्लासमेट के देखोगे तो इट जनरली शोज अ लॉट ऑफ ड्रीम्स। सिगरेट वाली आइडेंटिटी को ओवरशैडो कर देते हैं ये सब, और स्लोली इसी रीजन से परसेप्शन भी शिफ्ट होने लगा। अब इसके रिजल्ट्स आज के मार्केट में आप देखोगे तो काफी सारे लोग ये जो नॉर्मल क्लासमेट वगैरह और बाकी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं आईटीसी के, उनको पता भी नहीं है कि आईटीसी मेनली सिगरेट बेचती है। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो 2003 में सिगरेट 75% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू था और आज 40% है। यस, आज भी ये डिवीजन मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स देता है, स्टिल एक प्रॉफिटेबल डिवीजन है, लेकिन अब ओवरऑल कंपनी काफी डाइवर्सिफाई हो चुकी है और रेवेन्यू मिक्स काफी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अगर आप आज चलते हुए रोड पे किसी से पूछो कि यार आईटीसी एग्जैक्टली है क्या, तो उनका आंसर आज सिर्फ सिगरेट नहीं होगा। एंड ये एक्सीडेंट से नहीं हुआ, बल्कि 25 साल की कैलकुलेटेड कैलकुलेशन की वजह से हुआ है। तो इस पूरी केस स्टडी में हमें क्या सीखने को मिलता है कि दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म थिंकिंग और सेकंड इज एग्जीक्यूट करने का डिसिप्लिन। रेगुलेशन को एक्सक्यूज बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रेगुलेशन को एडवांटेज बनाने वाले रेयर होते हैं। आईटीसी ने पैनिक नहीं किया और एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्लान से सब कुछ एग्जीक्यूट किया। अगर आपको भी ऐसे डीप बिजनेस ब्रेकडाउन देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लो। दिस वाज अर्पित शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।